Good morning. Welcome to JK ICC. My name is Pooja and I am here to teach you daily current affairs. So guys, without getting a further ado, let's get started with the first news of the day is Charminar. तो guys, this thing is very important for your examination point of view कि ये किसने बिल्ड किया है. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपके इंडियन कल्चर का या इंडियन आर्किटेक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो इसको प्लीज आप थोड़ा ध्यान से सुने. तो चार मीनार इज बिल्ड बाय मोहम्मद कुली कुतुब शाह इन 1591. ठीक है, किसके लिए? टू एंड द क्यों इन्होंने एक प्लेग आया था सिटी में. जब ये प्लेग खत्म हुआ तो उसके लिए इन्होंने एक चार मीनार बनाया था. तो ईच मीनार स्टैंड्स ऑन अ लोटस लीफ बेस. तो आप इसका बेस देखोगे तो ये लोटस बेस दिख रहा है आपको, ये ठीक है, लोटस लीफ बेस, अ स्पेशल रिकरेंट मोटिव इन द कुतुब शाही बिल्डिंग्स. आपको अगर मैं हैदराबाद की बात करूं तो वहां पे आपको कुतुब शाही डायनेस्टीज जो हैं, शाह डायनेस्टीज आपको देखने को मिलती हैं. तो वहां की जो आपको आर्किटेक्चर मिलेगा तो उसमें मीनार्स हैं और मीनार्स में लोटस लीफ का बेस बना हुआ है. ठीक है, तो देर इज नो रिकॉर्ड ऑफ चिला, अ स्मॉल श्राइन एडजेसेंट टू द चार मीनार. एक हुआ क्या था, एक आरटीआई लगी थी. ठीक है, आरटीआई लगी थी तो किसी ने पूछा था कि क्या वहां पे कोई छोटी श्राइन या छोटा मंदिर है चार मीनार के पास. तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जवाब दिया है कि वहां पे कोई भी रिकॉर्ड ऑफ चिला, अ स्मॉल श्राइन जो है मंदिर चार मीनार के पास देखने को नहीं मिली है. तो इसलिए गाइस ये न्यूज में था, आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ये कौन सी सिटी में है? ये हैदराबाद में है. और इसको किसने बिल्ड किया है और कौन से ईयर में बिल्ड किया है, ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट ईयर्स 75 ईयर्स ऑफ श्री रामचंद्र मिशन. 75 साल जो हैं वो हो गए हैं श्री रामचंद्र मिशन को. तो हमारे जो पीएम है उन्होंने रिसेंटली एड्रेस किया है The event organized to commemorate the 75 years of श्री रामचंद्र मिशन. अब ये श्री रामचंद्र मिशन है क्या? बेसिकली ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. ये एक स्पिरिचुअल मूवमेंट है जो ओरिजिनेट हुई थी इंडिया में. ये हमें इट टीचेस द प्रैक्टिस, ये सिखाती है हमें सहज मार्ग. सहज मार्ग क्या है गाइस? ये हार्टफुलनेस मेडिटेशन को बोला जाता है. ठीक है, इट वॉज रजिस्टर्ड इन 1945 बाय रामचंद्र ऑफ शाहजहानपुर. शाहजहानपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में. तो उन्होंने इसको रजिस्टर किया था, इस ऑर्गेनाइजेशन को. तो गाइस आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या है? ये एक एनजीओ है और ये हमें सिखाती है सहज मार्ग पे चलना. ये स्पिरिचुअल मूवमेंट है जो ओरिजिनेट हुई थी 1945 में. कहाँ पे? शाहजहानपुर, जो कहाँ पे है? यूपी में है. ठीक है, तो अभी आज के टाइम पे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हैदराबाद में. ISL डिक्शनरी, इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी. अब इसका जो 3rd एडिशन है हमें देखने को मिला है. ये जो साइन लैंग्वेजेस नहीं होती हैं, जो हमारे जितने भी लोग होते हैं जो बोल सुन नहीं पाते, उनके लिए ये जो कुछ साइन लैंग्वेजेस की डिक्शनरी जो है उसका 3रा एडिशन जो है हमें सामने देखने को मिला है. द 3rd एडिशन ऑफ द डिजिटल इंडिया साइन लैंग्वेज डिक्शनरी वॉज लॉन्च रिसेंटली. It included 10,000 terms across 6 categories. 10,000 टर्म्स हैं इसके अंडर और 6 कैटेगरी में ये डिवाइडेड है. The dictionary was prepared by the Indian Sign Language Research and Training Center under the Social Justice and Empowerment Ministry. कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये जो डिक्शनरी जो प्रिपेयर की गई? ये है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री. ठीक है, ये एक ऑटोनॉमस, ये जो इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर जो है ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है. ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर ही आती है. The Right of the Person with Disability Act 2016 recognizing sign language as a means of communication. एक हमें एक्ट देखने को मिला था जिसका नाम था Rights of Person with Disabilities Act 2016 वाला. तो उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था साइन लैंग्वेज को एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. नेक्स्ट इज अमेंडमेंट्स टू द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट. तो गाइस सबसे पहले बात आती है हु इज जुवेनाइल. जुवेनाइल कौन होता है? जुवेनाइल वो होता है जो 18 साल से कम उम्र का बच्चा मैं कह लूं या 18 साल से कम उम्र का लड़की या लड़का होता है, उसको जुवेनाइल बोला जाता है. तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है, कुछ अमेंडमेंट बताई हैं जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के अंदर जो हमें देखने को मिलेंगी. इस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स जो हैं वो अप्रूव की गई हैं बाय द यूनियन
कैबिनेट। तो इस अमेंडमेंट्स के अंदर क्या है, ये एम्पावर कर, अब ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है, जो आपका डीएम होता है आपके डिस्ट्रिक्ट का, उसको एम्पावर करेगा टू इश्यू अडॉप्टेशन ऑर्डर्स, ठीक है, एज वेल एज मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ। तो अब जो है एम्पावर्ड कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगा। जितने भी अडॉप्टेशन ऑर्डर्स हैं, अडॉप्शन ऑर्डर्स हैं, या मॉनिटर करना उन ऑर्डर्स को, तो वो सब किसके द्वारा किए जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा। और ये एम्पावर करेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि वो मॉनिटर कर सके द फंक्शनिंग ऑफ एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो इन शॉर्ट ये सारी की सारी पावर्स जो हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के लिए, ये सारी पावर्स किसको दी गई हैं गाइस, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट इज मजोली जोरहाट ब्रिज। तो गाइस यहां से तो सीधा ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो मजोली जोरहाट ब्रिज जो है ये आपको कहां देखने को मिलता है, ठीक है। ये कनेक्ट करता है नेमाती घाट टू कमलाबाड़ी घाट ऑन द ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो गाइस ये कौन से रिवर पे है, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है, ठीक है, और कनेक्ट करता है ये नेमाती घाट को कमलाबाड़ी घाट के साथ। द ब्रिज विल प्रोवाइड इजी एंड ऑल टाइम एक्सेस टू पीपल लिविंग इन रिमोट एरियाज इन मजोली आइलैंड with the rest of Assam to meet their health, education and day-to-day development activities। ठीक है, तो ये ब्रिज जो है ये इजी एक्सेस प्रोवाइड करेगा और लोगों को, कि उनको जो रिमोट एरियाज के लोग हैं उनको एक्सेस प्रोवाइड करेगा मजोली आइलैंड में असम के साथ, ताकि वो जो अपना हेल्थ, एजुकेशन और जितने भी उनके डे टू डे डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं वो पूरी तरह से सही से कर पाए। तो गाइस इसमें से आपको सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि मजोली जोरहट ब्रिज जो है वो कौन से रिवर पे है और कौन सी स्टेट में है, आपको इसमें से यही याद रखना है। नेक्स्ट इज दुबरी फुलबारी ब्रिज। ठीक है, तो ये भी जो ब्रिज है ये न्यूज में है, तो ये भी आपसे सीधे पूछा जाएगा कि ये ब्रिज, आपको पता है जब एक बार ये ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज होगा। याद रखना, ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज होगा। तो ये कहां पे है, ये एक 19 किलोमीटर का लॉन्ग 4 लेन ब्रिज है जो कनेक्ट करेगा किस किस को, दुबरी इन असम एंड फुलबारी इन मेघालय। तो ये दो स्टेट के बीच का कनेक्टिंग ब्रिज है। कौन कौन से गाइस, असम एज वेल एज एंड मेघालय। ठीक है, असम का दुबरी में और मेघालय का कौन सी जगह, फुलबारी में। ठीक है, ये इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज हो जाएगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा। Assam and Meghalaya will have a direct connection with West Bengal through this bridge। तो ये अब वेस्ट बंगाल के साथ भी सीधे से कनेक्ट कर पाएंगे इस ब्रिज के थ्रू। तो आपसे ये सीधा क्वेश्चन यहां से बनता है कि ये दुबरी फुलबारी जो ब्रिज है ये कौन कौन सी स्टेट्स को कनेक्ट करता है। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज जो है वो कौन सा है। नो रोल इन तमिलनाडु गवर्नमेंट्स कोटा डिसीजन, सेंटर टेल्स सुप्रीम कोर्ट। तो गाइस अभी ये हमें रिसेंटली अभी न्यूज में देखने को मिला है कि सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि हमारा स्टेट्स में कोटा से रिलेटेड कोई भी काम नहीं है। तो हम अब इस न्यूज को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। द सेंटर हैज टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट इट हैज नो रोल इन द चॉइसेस मेड बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट विद रिगार्ड टू द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन फॉर स्पेसिफिक कास्ट और कम्युनिटीज इन द स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स एंड एडमिशन। सेंटर गवर्नमेंट ने सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट को बोल दिया है कि हमारा किसी भी स्टेट में रिजर्वेशन से लेके कोई भी लेना देना नहीं है। जो स्टेट की रिजर्वेशन होती है उसमें हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। तो अब हम बात करते हैं रिजर्वेशन की। हुआ क्या था, एक सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु में क्या हुआ था, तमिलनाडु में 69% जो थी रिजर्वेशन दी जाती थी। कितनी परसेंट, 69%। तो अगर आपको पता होगा इंदिरा सानी केस 1992 का एक केस था जिसमें उन्होंने एक रिजर्वेशन कैप सेट कर दी थी। कितने परसेंट, 50%। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन दी जाती है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड को। ठीक है, और अब आपको देखने को मिलता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी 10% जो रिजर्वेशन दी जाती है। तो सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो इंदिरा सानी केस में जो रिजर्वेशन की कैप लगा दी गई थी वो कितने परसेंट थी,
50%, मतलब 50% से ज्यादा रिजर्वेशन जो है वो नहीं दी जानी चाहिए। बट हुआ क्या था, तमिलनाडु में जो रिजर्वेशन दी जाती थी वो 69% दी जाती थी, जो क्या था, एक उल्लंघन था किसका, इंदिरा सानी केस का, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक कैप जो थी वो रिजर्व करके रखी थी। ठीक है, तो सेंटर ने रिस्पॉन्ड, इशू क्या है अभी, क्यों था ये न्यूज में, क्योंकि सेंटर ने रिस्पॉन्ड किया है एक पिटिशन जो चैलेंज करती थी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द तमिलनाडु बैकवर्ड क्लासेस सुप्रीम शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन and of appointments or post in services under the State Act of 1993। उसके अंदर क्या था, 69% रिजर्वेशन दी जाती थी स्टेट में। ठीक है, तो बट सेंटर ने तो सीधा सीधा इनकार कर दिया कि हमारा तो कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो तमिलनाडु ने आइडेंटिफाई किया था सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, उन्होंने बोला था कि ये 50% से भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए उसको जो कोटा उन्होंने फिक्स किया 69% किया। बट सुप्रीम कोर्ट में एक 9 जज बेंच का केस हुआ था गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है आपका, इंदिरा सानी केस 1992। उसके तहत जो रिजर्वेशन कैप जो सेट करी गई वो कितने परसेंट करी गई, 50%। ठीक है, तो सेंटर ने इसमें कुछ जवाब दिया है। सेंटर ने बोला है ये जो इंक्लूजन है और एक्सक्लूजन है, जो आपको पता है ये जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड जो लोग हम देखते हैं, ये कौन स्टेट के अलग होते हैं, सेंटर के अलग होते हैं। आपको पता है कुछ ट्राइब्स हैं जो उनको सेंटर में रिजर्वेशन मिलती है बट स्टेट के एग्जाम में नहीं मिलती है, या स्टेट में मिलती है सेंटर में नहीं मिलती है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो ये रिजर्वेशन जो आपको दी जाती है ये स्टेट वाइज दी जाती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बोला है ये इंक्लूजन, सेंटर ने बोला है कि इंक्लूजन और एक्सक्लूजन किसी भी कास्ट और कम्युनिटी का स्टेट लिस्ट का वो किसका मैटर है, इट इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, और सेंटर गवर्नमेंट का इसमें कोई रूल नहीं है। तो गवर्नमेंट ने, सेंटर ने ये भी बोला है, उन्होंने रेफर किया है 102nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018। ठीक है, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 को उन्होंने रेफर किया है। उसमें बताया गया है कि सेंटर की जो लिस्ट है वो अलग है और स्टेट की लिस्ट अलग है, जिसमें से वो कम्युनिटीज को रिजर्वेशन दी जाती है। ठीक है, बट उसमें एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है जिसका नाम है आर्टिकल 342A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो उसमें क्या है, 102 अमेंडमेंट में एक आर्टिकल इंसर्ट किया गया जिसका नाम है आर्टिकल 342 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रेसिडेंट नोटिफाइज दैट द, और प्रेसिडेंट मतलब उसमें इस 342A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका आर्टिकल है उसमें साफ साफ लिखा है कि प्रेसिडेंट नोटिफाई करेगा स्टेट की सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड्स कम्युनिटी को आफ्टर द कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट। तो गाइस इससे आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ तो आपने लिखा, यहाँ तो उन्होंने इस आर्टिकल में लिखा है कि प्रेसिडेंट जो है वो क्या करेगा, कंसल्ट करेगा, जितने भी कंसल्ट करेगा गवर्नर के साथ कि किस किस को स्टेट में जो सोशली एंड इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं उनको रिजर्वेशन दी जानी चाहिए। बट आपको ये भी पता है कि प्रेसिडेंट क्या अकेले काम करता है, नो, प्रेसिडेंट जो है वो एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे काम करता है। तो इनडायरेक्टली ये जो सेंटर है वो खुद ही अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है और कंट्रारी स्टेटमेंट्स दे रही है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो न्यूज में बहुत सारे आर्टिकल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। Guys, first woman in independent India to be hanged for a crime। ठीक है, पहली वुमेन इंडिपेंडेंट इंडिया में जिसको फांसी की सजा होनी है उसका नाम क्या है, शबनम। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि ये शबनम कौन है, ये पहली इंडिपेंडेंट वुमेन है इंडिया में, इंडिपेंडेंट इंडिया में जिसको फांसी की सजा सुनाई जा रही है। तो इसने क्या किया था, इसने अपने 12 फैमिली मेंबर्स को कुल्हाड़ी से मार दिया था और उसमें एक छोटा सा बच्चा भी था। ठीक है, जिसने इसने उनका कत्ल कर दिया था, तो इसीलिए उसको फांसी की सजा जो सुनाई जा रही है। ठीक है, द 12-year-old son of the Shabnam, a death row convict from UP Amroha, appealed to President Ramnath Kovind to forgive his mother। बट आपको पता है प्रेसिडेंट के पास कुछ पार्डनिंग पावर होती है। ठीक है, पार्डनिंग पावर आप प्लीज अभी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि पार्डनिंग पावर जो है प्रेसिडेंट की वो कौन से आर्टिकल के अंडर आती है। ठीक है, तो उसने जो 12 साल का बच्चा है शबनम का, उसने अपील की है प्रेसिडेंट को कि मेरी जो मदर है उनको फांसी की सजा से छुटकारा मिल पाए या उनको उनकी सजा माफ हो पाए। ठीक है, तो इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है गाइस कि इंडिया में सिर्फ एक ही जेल है जहां पे वुमेन्स को फांसी होने का कोई प्रोविजन है, और वो कौन सी जेल है, मथुरा जेल। और मथुरा कहां पे है गाइस, मथुरा यूपी में है।
हैदराबाद विंस ग्लोबल ट्री सिटी स्टेटस। तो गाइज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसको ग्लोबल ट्री सिटी स्टेटस मिला है और कौन सी वो सिटी है, हैदराबाद को मिला है। ठीक है, हैदराबाद हैज वॉन अ ग्रीन कॉन्टेस्ट अमंग सिटीज इन तमिलनाडु एंड इमर्ज वन ऑफ cities in India and emerged one of the 3 cities of the world. That title has been bestowed by the किसने दिया है ये टाइटल, आर्बर डे फाउंडेशन एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके ये हैदराबाद जो है उसको एक टाइटल दिया है ग्रीन सिटीज ऑफ वर्ल्ड का। हैदराबाद हैज बीन सिलेक्टेड, हैदराबाद को कौन सी कैटेगरी में ये जो अवार्ड मिला है उसको मिला है फॉर इट्स कमिटमेंट टू ग्रोइंग एंड मेंटेनिंग द अर्बन फॉरेस्ट्री। ठीक है, अर्बन फॉरेस्ट्री के लिए हैदराबाद को ये अवार्ड दिया गया है। और जो सिटीज हैं ये किस बेसिस पे एवेल्युएट होती हैं गाइस, ये 5 मीटर है, उस 5 मीटर्स मेट्रिक्स हैं जिसके बेसिस पे ये सिटीज को एवेल्युएट किया जाता है। और वो मेट्रिक्स कौन कौन से हैं, एस्टैब्लिश रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेट द रूल्स, नो व्हाट यू हैव, एलोकेट द रिसोर्सेज एंड सेलिब्रेट द अचीवमेंट्स। So with the recognition, the city joins 122 office from the 23 countries including the US, UK, Canada as well as Australia. ठीक है, फिर भी हैदराबाद ने जो है ये अवार्ड को जीत लिया है। कौन सा अवार्ड है गाइस ये, ग्लोबल ट्री सिटी स्टेटस। महाबाहु ब्रह्मपुत्रा इनिशिएटिव। The program is aimed at providing seamless connectivity to the eastern parts of India and includes various development activities for the people living around the river Brahmaputra and river Barak. तो ये महाबाहु ब्रह्मपुत्रा इनिशिएटिव है जो पीएम मोदी ने इनॉग्रेट हुआ है। ये बेसिकली हमारे जितने भी नॉर्थ ईस्ट एरियाज हैं वो वहाँ के लोगों को, वहाँ का टेरेन बहुत डिफिकल्ट है और वहाँ के लोगों के में इतनी कनेक्टिविटी नहीं है। ठीक है, लोगों के पास इतनी कनेक्टिविटी, वहाँ एरियाज में इतनी कनेक्टिविटी नहीं है और वो कनेक्टिविटी के लिए ये इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया गया है ताकि ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया को कनेक्ट किया जाए। और कौन से पार्ट्स, जो रिवर ब्रह्मपुत्रा और बैरक रिवर के पास है। इसमें रोप पैक्स वेसल ऑपरेशन है या इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट्स हैं। ठीक है, तो ये सब जो है इसको स्टार्ट किया गया है। What is एक्सटिंक्शन रेबिलियन? तो गाइज यार न्यूज में सीधा एक पूछा जा सकता है कि एक्सटिंक्शन रेबिलियंस है क्या। ठीक है, तो एक्सटिंक्शन रेबिलियंस है क्या, अभी मैंने आपको पीछे भी न्यूज में बताया था कि दिल्ली पुलिस ने जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं जैसे दिशा रवि, उसको जो अरेस्ट कर लिया गया था और इसका जो अरेस्ट था वो बहुत इलीगल टाइप से उसको अरेस्ट कर लिया गया था। मतलब उसने पूरे नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स जो थे अरेस्ट के वो नहीं फॉलो किए थे। तो इसीलिए ये दिशा रवि जो है हमें इतनी न्यूज में देखने को मिलती है। और दिशा रवि कौन है गाइस, एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है। ठीक है, तो दिशा रवि, निकिता जॉकब एंड शांतनु मुलुक हु आर वॉलंटरीज ऑफ दिस ग्लोबल एनवायरमेंटल मूवमेंट। तो ये एक्सटिंक्शन रेबिलियन को बोला जाता है XR। तो बेसिकली ये है क्या, ये ग्लोबल इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। ठीक है, ये इनिशियली लॉन्च कब हुआ था, ये लॉन्च हुआ था October 31, 2018 एज अ रिस्पॉन्स टू ए रिपोर्ट बाय द यूनाइटेड नेशन इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो अब ये क्या है, ये ग्लोबल मूवमेंट है जो विच सीक्स टू रिबेल एंड आस्क्स ग्रुप टू सेल्फ ऑर्गेनाइज विदाउट द नीड फॉर एनीवन्स परमिशन to come up with the collective action plans as long as they adhere to the group core principles and values। ये एक डिसेंट्रलाइज, एक इंटरनेशनल, एक पॉलिटिकली नॉन पार्टीशन मूवमेंट है और ये नॉन वायलेंट है। ये याद रखना गाइस, ये जो एक्सटिंक्शन रेबिलियन है ये एक नॉन वायलेंट मूवमेंट है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट को जो है ये फोर्स करती है कि क्लाइमेट चेंज के लिए जो है कुछ पॉलिसीज या प्रोसीजर्स जो हैं वो ऑल ओवर द ग्लोब बनाया जाए। तो ये जो ग्रुप है इनकी 3 कोर डिमांड्स हैं अराउंड द वर्ल्ड। क्या है, ये गवर्नमेंट से चाहते हैं कि क्या बोले, टू टेल द ट्रुथ, टू एक्ट नाउ एंड गो बियॉन्ड पॉलिटिक्स। क्लाइमेट से रिलेटेड, टू टेल द ट्रुथ, टू एक्ट नाउ and go beyond politics in order to confront the climate and ecological emergency that the world is faced with. Nathula Pass. Nathula Pass is a mountain pass in the Himalayas. ला को पास बोला जाता है। ये कनेक्ट करता है द इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम विद द चाइना तिब्बत ऑटोनोमस रीजन। ये कनेक्ट करता है सिक्किम को चाइना के तिब्बत रीजन के साथ।
तो ये है वन ऑफ द 5 ऑफिशियल एग्रीड बॉर्डर पर्सोनल मीटिंग पॉइंट्स बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइनाज। ठीक है, तो ये आपको पास पूछा जा सकता है सिंपल कि ये पास कहाँ पे है। तो गाइज ये पास कहाँ पे है, ये सिक्किम में है। ये कनेक्ट करता है तिब्बत को विद द स्टेट ऑफ सिक्किम। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ये इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है ये कब ऑब्जर्व होता है, ये 21 फरवरी को ऑब्जर्व होता है एवरी ईयर। द डे इज सेलिब्रेटेड टू प्रमोट अवेयरनेस ऑफ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी एंड टू प्रमोट मल्टीलिंग्विज्म। ठीक है, first announced by UNESCO in 1999 and it was formally recognized by the United Nations General Assembly in 2002। ये आइडिया क्या था इसको सेलिब्रेट करने का, इंटरनेशनल जो आइडिया दिया इसको सेलिब्रेट करने का वो कौन सी स्टेट ने दिया गाइस, वो बांग्लादेश कंट्री ने दिया। और इस साल की थीम क्या थी, फॉस्टरिंग मल्टीलिंग्विज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। तो बस आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है वो कब सेलिब्रेट होता है, वो 21 फरवरी को सेलिब्रेट होता है। तो गाइस क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की बात करता है, तो कौन कौन से माइनॉरिटीज की बात करता है। ठीक है, तो ये आप प्लीज रेफर करें अपनी बुक्स पॉलिटी की और देखें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 29 एंड 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट द माइनॉरिटीज और कौन कौन से माइनॉरिटीज की बात करता है। ठीक है, कौन कौन सी लैंग्वेज लिंग्विस्टिक बेसिस पे और रिलीजन बेसिस पे जो हमारी माइनॉरिटीज को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 2 टाइप की माइनॉरिटीज को बताता है। वो कौन सी, लैंग्वेज के बेसिस पे और रिलीजन के बेसिस पे। पी नोट्स, तो गाइज ये इंपॉर्टेंट है, पी नोट्स रिलेटेड टू योर इकोनॉमिक्स। पी नोट्स क्या होती हैं, पी नोट्स को पार्टिसिपेटरी नोट्स बोला जाता है। ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। होता क्या है, लेट से कोई फॉरेनर है, लेट से कोई आप हो, ठीक है, आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं किसी बाहर की कंट्री में, बट आप जो है वहां की जो फाइनेंशियल एक जैसे हमारी कंट्री का सेबी है जो रजिस्टर करता है सारी सिक्योरिटीज और जितने भी होते हैं उनको रजिस्टर करता है। ऐसे आपको क्या करना, आप फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हो बट आप वहां की कंट्रीज की जो इंस्टीट्यूशन है उसके साथ रजिस्टर नहीं होना चाहते, बट आपको कैसे पता चलेगा कि वहां की जो मार्केट है वो सेफ है या नहीं, आपको रिटर्न्स आएंगे या आपको लॉस होगा, तो वो आपको किसके थ्रू पता चलता है। आप क्या करते हो, एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, लेट से मैंने इन्वेस्ट करना है और मैंने वहां के जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है मैं उनके थ्रू इन्वेस्ट करूंगा और वो आगे जाके मेरा पैसा लगाएंगे और वो मुझे बताएंगे कि दैट दिस मार्केट इज सेफ और नॉट, तो उसको बोला जाता है पार्टिसिपेटरी नोट्स। तो पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होते हैं, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये इशू किए जाते हैं बाय द रजिस्टर्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर टू एन ओवरसी इन्वेस्टर हु विशेस टू इन्वेस्ट इन इंडियन स्टॉक मार्केट्स विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्फ विद द मार्केट रेगुलेटर। जैसे आपका सेबी है हमारे इंडिया में, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पी नोट्स क्या होते हैं, इनको ऑफशोर डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट बोला जाता है विद इक्विटी शेयर्स। आपको पता है इक्विटी शेयर्स में क्या होता है गाइस, ओनरशिप मिलती है, और डेट शेयर्स या डेट सिक्योरिटीज में क्या होता है, आपको प्रॉफिट मिलता है एज द अंडरलाइंग एसेट्स। तो क्या जो जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, क्या उनको सेबी को बताना पड़ता है? नहीं, उनको सारी डिटेल सेबी को नहीं बतानी पड़ती कि किसने कितना फॉरेनर ने इन्वेस्ट किया है इंडिया में, बट जब सेबी चाहेगा उसको डिटेल में उससे पूछना तो वो सेबी उससे पूछ सकता है। बाकी तो ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ये सिर्फ ऊपर ऊपर से ही बताते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ होना, इतना इतना पैसा जो है हमारे कंट्री में बाहर से एज ए पार्टिसिपेटरी नोट जो है आ रहा है। तो गाइज ये न्यूज में क्यों थी, क्योंकि अभी जो है इंडिया में 31 मंथ हाईएस्ट जो हमें नवंबर में पार्टिसिपेटरी नोट्स जो हैं वो हमें देखने को मिले हैं, तो इसीलिए सेबी ने कुछ बोला है। सेबी ने बोला है ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारे फॉरेन पोर्टफोलियोज है हमारी कंट्रीज में वो 2% के एसेट से ज्यादा नहीं है, इसीलिए ज्यादा डरने की कोई भी जरूरत नहीं है कि क्यों जो बाहर की जो ऑफशोर डेरिवेटिव्स लोग हैं वो क्यों इतना ज्यादा इसमें इन्वेस्ट अब इंडिया में उसमें कर रहे हैं।
WCCB वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो विंस एशियाज एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड। तो गाइज इसको 3 वाइल्ड लाइफ जो क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है उसको एशिया का एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड मिला है। और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? ये अवार्डेड बाय UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। तो इसको 3 साल में, जो WCCB है इसको 3 साल में 2 अवार्ड्स मिल गए हैं गाइज। ठीक है, तो इट हैज बीन अवॉर्डेड दिस ईयर अंडर द, कौन से इस साल कौन सी कैटेगरी में मिला है? इनोवेशन कैटेगरी में ये अवार्ड जो दिया गया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये कौन से एक्ट के अंडर बनी थी? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर आती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। तो गाइस इसका नाम से ही पता चल रहा है इसका काम क्या होगा? टू कम्बैट ऑर्गेनाइज वाइल्ड लाइफ क्राइम इन द कंट्री। तो इसके कुछ रीजनल ऑफिसेस भी हैं। कहाँ कहाँ पे है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई एंड जबलपुर। जबलपुर कहाँ पे है गाइस? मध्य प्रदेश में। तो WCCB ने एक ना ऑनलाइन वाइल्ड लाइफ जो क्राइम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी बनाया है ताकि उनको रियल टाइम जो डाटा है उसको वो एनालाइज कर सके कि कितने जो वाइल्ड लाइफ क्राइम्स का ट्रेंड है क्रॉस द इंडिया वो कितना है या कितना उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट इज लाइन ऑफ क्रेडिट। तो गाइज ये आज की लास्ट न्यूज है, लाइन ऑफ क्रेडिट। तो लाइन ऑफ क्रेडिट है क्या? लेट्स से कि आप, एक होती है ग्रांट। लेट्स से हमने कोई कंट्री को ग्रांट दी, उसको कोई उसमें आपदा आ गई, कोई डिजास्टर आ गया, तो हमने किसी कंट्री को ग्रांट दी, क्या ग्रांट उससे वापस लेनी पड़ती है? नहीं, ग्रांट इज अ गिफ्ट। एक होती है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल इट्स लाइक उधार, हमने उधार दे दिया। तो अभी ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि इंडिया और मालदीव्स ने साइन किया है एक डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट वर्थ $50 मिलियन का। डिफेंस पर्पसेस के लिए जो है ये मालदीव्स को ये पैसा दिया गया है इंडिया के द्वारा। तो लाइन ऑफ क्रेडिट ये कोई ग्रांट नहीं होती, ये एक सॉफ्ट लोन होता है जो प्रोवाइड किया जाता है ऑन कंसेशनल इंटरेस्ट रेट टू डेवलपिंग कंट्री। मतलब कम इंटरेस्ट रेट पे डेवलपिंग कंट्रीज को ये जो है दिया जाता है। ठीक है, विच हैज टू बी रीपेड बाय द बोरोइंग गवर्नमेंट। जो जिस कंट्री ने लेट से बोरो किया है, अगर मालदीव्स ने बोरो किया है तो उसको विद टाइम जो है उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा और लोन भी चुकाना पड़ेगा। तो गाइज लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो कोई भी ग्रांट नहीं है, ये क्या है? ये एक क्रेडिट है। ठीक है, क्रेडिट क्या होता है? उधार है, लोन है जो एक कंसेशनल इंटरेस्ट पे, कंसेशन पे दिया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज को। ठीक है, द बोरोर कैन एक्सेस फंड फ्रॉम द लाइन ऑफ क्रेडिट एट एनी टाइम एज लॉन्ग एज दे डू नॉट एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट। ठीक है, तो ये सब जो है ये न्यूज में था। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ये वीडियो आपको बहुत दिन बाद देखने को मिल रही है क्योंकि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसीलिए। बट जितने डेज मिस हुए हैं वो मैं एक जो है वो मैं फिर से सारी वीडियोस को मैं सोच के रही हूँ मैं, मतलब आपको प्रोवाइड कर दूंगी जितना भी आपका मिस हुआ है। तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं आपको वो टाइमली मिलती रहे। तो गाइस करंट अफेयर्स आप प्लीज लाइटली मत ले। करंट अफेयर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। आप जो है अगर आप स्टैटिक में बहुत अच्छे हैं और आप करंट में अच्छे नहीं हैं तो गाइज आप जो है रिलेट नहीं कर पाओगे, आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। करंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपको स्टैटिक के साथ जुड़े रहने के लिए और एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो प्लीज आप इन वीडियोस को देखिए और करंट को अच्छे से फॉलो करो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।